हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चैप्टर हमारा चल रहा था मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली हमने सारी बातें कवर कर ली है। सिर्फ दो बातें रह गई है। एक तो ये रह गया, कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, और एक ये रह गया मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। दोस्तों, सब आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक मटेरियल जितना हमने परचेज करा उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है। मटेरियल परचेज करने की क्या कॉस्ट रहेगी, इसको हम सीखने जा रहे हैं आज की इस पूरी क्लास के अंदर। और इसके भी आप में बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। आइए हेडिंग डालेंगे एक नए पेज में। हेडिंग डालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, किस तरीके से हम मटेरियल जो हमने खरीदा उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करा जाएगा। किस तरीके से हमने मटेरियल जो खरीदा उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट दे रहा हूं। सबसे पहले ऐड करते हैं बेसिक परचेज प्राइस। ऐड करते हैं बेसिक परचेज प्राइस। आपको ये मटेरियल का एक यूनिट कितने का पड़ा उसको ऐड कर देना। ठीक है, एक मटेरियल कितने का पड़ा उसको ऐड कर देना। इसके बाद इस पे लगा होगा टैक्स, वो टैक्स इसमें ऐड कर दें, क्योंकि वो भी एक तरीके की कॉस्ट मानी जाती है। भाई मैं एक प्रोडक्ट खरीद के लाया हूँ, अब ये पेन खरीद के लाया हूँ, ये पेन मान लो 100 रुपए का पड़ा मुझे, तो इसके अंदर 15 रुपए टैक्स है, तो ये 100 रुपए का तो मेरी कॉस्ट पड़ी, मेरी जेब से तो 100 रुपए ही गया। टैक्स भी तो एक तरह की कॉस्ट ही हुई। आप दुकान से पिज्जा खाते हो, पिज्जा पे टैक्स लगता है, वो भी तो आपकी जेब से ही जाता है टैक्स। तो जब आप बेसिक प्राइस मतलब इसकी बेसिक कॉस्ट क्या थी, एक 100 रुपए का इसमें जो बेसिक कॉस्ट थी ये था भाई 40 रुपए इसकी कॉस्ट थी। ठीक है, इसको लाने का खर्चा, और दूसरा इसमें सिंपल टैक्स। मान लो 50 रुपए की कॉस्ट थी, इस पर 10 रुपए का टैक्स लग गया, तो वो भी तो मेरी जेब से ही जाएगा। तो जो भी टैक्सेस है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। टैक्स लाइक कौन कौन से टैक्स हो सकते हैं, सेल टैक्स हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है। बेसिकली अब पता क्या आएगा, ये पहले थे पर लिख देता हूँ, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है। ठीक है, और बेसिकली इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया जीएसटी में। अब टैक्स जो दिखेगा वो जीएसटी दिखेगा। तो अगर टैक्स होता है, अगर हमने कोई मटेरियल खरीदा उस पर हमने कोई टैक्स पे करा, उसको ऐड कर देना है, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इसके बाद ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इसके बाद ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करने के बाद ऐड करेंगे आपके पास कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, भाई मान लो आपने, आपका जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कंटेनर में उसको डालना पड़ता। आप मान लेते हैं गेहूं आपके लिए मटेरियल है, या गेहूं आपके लिए मटेरियल है, चावल आपके लिए मटेरियल है, तो आपका जो कंटेनर है उसके अंदर डालेंगे। अब कंटेनर भी तो आएगा साथ में, तो कंटेनर की कॉस्ट भी इंक्लूड करी जाएगी। जैसे ड्रम वगैरह होते हैं, जैसे मान लो आपका मटेरियल केमिकल है, अब केमिकल तो आप हाथ में लेकर आओगे नहीं, बड़े बड़े ड्रम होंगे, तो ड्रम के अंदर डालोगे। तो मतलब मटेरियल को लाने में जो मटेरियल किस पे डाला, कहाँ किस पे लेकर आए, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ड्रम वगैरह कंटेनर वगैरह होगा, है ना। मान लो आप क्या ऑयल है, तो ऑयल के लिए कंटेनर नहीं होता वो ऑयल का, तो उस पर डाल के लाए, तो वो कंटेनर की कॉस्ट भी ऐड कर दी जाएगी, वो भी हमारी जेब से ही जाएगा। भाई भाई मैं दुकान पे जाऊंगा, मैंने कहा भाई मुझे ऑयल चाहिए, उसने कहा ठीक है सर ऑयल मिल जाएगा, वो कंटेनर लाकर ले दे गया, सर कंटेनर चाहिए, हमने कहा ये कंटेनर की कॉस्ट भी वो मेरे में ऐड कर देगा, कहेगा भाई कंटेनर के पैसे भी आपको देने होंगे। ठीक है, आप खुला ले जाओगे तो आपको अलग खुले में उतना ही देना पड़ेगा ऑयल का, पर अगर कंटेनर पूरा ले जा रहे हो तो कंटेनर के पैसे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब लाने का खर्चा वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जब हम कंटेनर लेकर आते हैं तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, इस कंटेनर को यूज नहीं करती, वापसी पहुंचा देती है। कहती है भाई मान लो मैंने आपसे कंटेनर खरीदा, मैंने आपसे ऑयल खरीदा, मेरे लिए मटेरियल क्या है, ऑयल है, अब मैं ऑयल को कंटेनर में डाला, ड्रम में वगैरह में डाला, या केमिकल खरीदा ऑयल फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में केमिकल खरीदा, उसको ड्रम में डाला, मैं लेकर आया, मैंने अपने ड्रम में उसको डाल दिया, या मैंने यूज कर लिया और जो ड्रम खाली हो गया था मैंने आपको वापसी भेज दिया।
तो दोस्तों जो ड्रम मैं लेकर आया उसकी कॉस्ट मैंने ऐड कर दी, अगर मैं ड्रम ये वापसी रिटर्न कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट लेस कर दी जाएगी। भाई मेरी कॉस्ट कहाँ हुई फिर? मान लो मैं आपसे ड्रम खरीद के लाया, ड्रम पूरा ड्रम में ऑयल डलवा के लाया, आपने एक ड्रम का प्राइस 100 रुपए रखा। अब मैं कह रहा हूँ भाई आप ड्रम आप वापसी ले लो, आपने मुझे 80 रुपए दे दिए, तो 80 रुपए मेरी कॉस्ट नहीं हुई, मेरे ड्रम में लाने की कॉस्ट कितनी हुई? 20 रुपए। 100 रुपए का लेकर आया था पहले, भाई 100 रुपए मैंने पे करा, मेरी जेब से गया 100 रुपए, ड्रम 100 रुपए का लेकर आया, मेरी जेब से गया। अब मैं इसको वापसी रिटर्न कर रहा हूँ आपको, आपने मुझे 80 दे दिए, तो मेरे को रिफंड मिल गया ना, जो रिफंड मिल गया उसको हटा दो, कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना होगा फिर वो। आपने 100 यहाँ पर ऐड कर रखा है, अब आपने क्या करा, 100 रुपए का ड्रम अपने वापसी कर दिया, उसने आपको 80 रुपए दे दिए, 20 50 काट दिया, 80 रुपए दे दिए, तो आपकी कॉस्ट 20 ही तो आई थी, 80 थोड़ा 80 तो मिल गए वापसी, तो उसको हटा देंगे। तो क्या है, क्रेडिट फॉर कंटेनर रिटर्न, क्रेडिट फॉर कंटेनर रिटर्न। जो कंटेनर आपने रिटर्न कर दिया उसका जो पैसा आया उसमें से आप माइनस कर देंगे, और लास्ट डिस्काउंट आप यहां से माइनस कर देंगे। अगर कोई आपको, भाई मटेरियल मान लो मेरे को ये पेन 50 रुपए का पड़ा, 50 रुपए का पेन पड़ा, अब 50 रुपए में उसने मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो जो बेसिक प्राइस था मटेरियल का 50 रुपए था, अब इसने मुझे 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट मेरी कॉस्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो कोई डिस्काउंट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये चीज ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्जेस के अंदर, जैसे कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करते हैं तो इसके अंदर दो टाइप के चार्जेस आते हैं, एक तो फ्रेट, लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट मतलब लाने का खर्चा, प्लस इंश्योरेंस। जब हम रोड या बाय रेल द्वारा लाते हैं या बाय शिप द्वारा लाते हैं तो हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं, जिससे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, तो फ्रेट और इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में इंक्लूड हो जाता है। तो ये मतलब आपने लाने का खर्चा दिया और आपने उस गुड्स का इंश्योरेंस कराया, वो भी तो मेरी जेब से गया, तो आपने अपना मटेरियल घर लाने तक कितना पैसा पे करा और कितना आपको मिल गया, जो पैसा पे करा वो ऐड कर देना, जो पैसा मिल गया उसको लेस कर देना, नेट आपका आ जाएगा अमाउंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या आ जाएगा दोस्त, नेट क्या आ जाएगा सर यहाँ पर, नेट आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बचा। भाई हम कहेंगे इतने रुपए का हमने मटेरियल खरीदा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। आया समझ में, बड़ा सिंपल सा है। भाई मेरे को आप ये सिंपल सी बात बताइए, आप एक जनरल सेंस पे लीजिए कि अगर आपने एक मटेरियल खरीदा, ठीक है, अब मटेरियल खरीदने पे आपने मटेरियल आया मान लो 100 रुपए का, मान लो 1000 रुपए का मटेरियल आपने खरीदा, उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया 50 रुपए का, तो आपके पास मटेरियल कितने का पड़ा, 950 का ना, तो डिस्काउंट यहां से माइनस कर देंगे ना। सर डायरेक्ट 950 लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट मत लिखना, तरीका होता है पहले बेसिक प्राइस लिखते हैं 1000 रुपए, जो 1000 रुपए का मटेरियल है उसमें 50 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब वो जो मटेरियल हमने लिया 1000 रुपए का, उसको लाने का खर्चा फ्रेट, और अगर मैंने उसमें इंश्योरेंस करा दिया वो भी मेरी जेब से गया होगा। 1000 रुपए तो मटेरियल का प्राइस है, अब इसमें टैक्स लगेगा 10% का, मान लो 10 रुपए, इसमें 100 रुपए टैक्स लग गया, 100 रुपए टैक्स लग गया, फ्रेट और इंश्योरेंस दोनों कराने पे मेरे को 200 रुपए लग गए, तो ये सब पैसा मेरी जेब से जा रहा है, मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने तक जितना भी खर्चा होगा वो आपको ऐड करना होगा, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, कितने का मटेरियल खरीदा वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे ही निकालेंगे दोस्त। और अगर आपने ड्रम चार्जेस या कोई कंटेनर खरीदा है, ठीक है, उसके चार्जेस पे करे एक्स्ट्रा तो वो ऐड कर देना, और अगर आपने उसको रिटर्न कर दिया उससे जो पैसा आया वो लेस कर देना, है ना, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेट है जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। क्या समझ में आया आपको, क्लियर है सर, यहां तक समझ में आया। हमने कहा बेसिक प्राइस, इसके अंदर हमने टैक्स पे करा होगा, जब हमने मटेरियल खरीदा होगा 1000 रुपए का, टैक्स दिया मान लो 100 रुपए का, इंश्योरेंस और फ्रेट लाने का खर्चा उसको लग गया 200 रुपए, ये हो गया 1300 रुपए का, कंटेनर के चार्जेस दिए 100 रुपए, ये हो गया 1400 रुपए का, कंटेनर के चार्जेस रिफंड हो गए 50 रुपए, अब हो गया 1350 रुपए, और डिस्काउंट मिल गया 50 रुपए का, तो मतलब वो मटेरियल मेरे को 1300 रुपए का पड़ा नेट, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से ये बेसिक फॉर्मेट है, आप याद कर लीजिएगा, बड़ा कुछ भी नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, जो पैसा आपकी जेब से गया भैया वो ऐड कर दो, और जो पैसा आपको जेब में वापसी आ गया, रिटर्न आ गया या कुछ डिस्काउंट मिल गया वो लेस कर दो, सिंपल सी बात है, यही है मटेरियल कॉस्ट। ये कॉस्ट की मटेरियल की कॉस्ट परचेज, एक मटेरियल जो हमने परचेज करा उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी, हमारी जेब से कितना गया। भाई सिंपल सी बात है, जो मटेरियल आपने खरीदा जितना पैसा आपकी जेब से गया वही उसकी कॉस्ट है, वही निकाल रहे कितना पैसा हमारी जेब से गया होगा, ठीक है। लो जी, इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट है, उतार लो वही फॉर्मेट जल्दी से, और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। अब इतना ही था कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट लाइक कुछ है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप सामने देखेंगे तो ये 17 क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको कहे के साफ साफ कहेगा
देखिए 17 क्वेश्चन देखिए, द पर्टिकुलर रिलेटिव ऑफ 1200 केजी ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल परचेज बाय द कंपनी ड्यूरिंग द जून। तो कंपनी ने 1200 केजी का रॉ मटेरियल खरीदा जून वाले महीने में। लॉट प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी प्लेसिंग द परचेजिंग ऑर्डर। भाई लॉट प्राइस कोट करा सप्लायर ने, भाई मैं इतने लॉट, अगर आप इतना 1200 केजी मंगाओगे तो मेरा प्राइस इतना रहेगा, और कंपनी ने उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोला? लॉट परचेज, लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर का मतलब है सप्लायर ने कहा कि अगर सर, सप्लायर ने कंपनी को कहा कि अगर आप 1200 केजी का रॉ मटेरियल हमसे मंगाते हो तो हम इतना प्राइस लेंगे। तो उसने कहा अप टू 1000 केजी हम 2200 रुपए लेंगे, 22 रुपए पर केजी के हिसाब से पैसा लेंगे। 1000 से अगर 1500 के बीच में हुआ तो हम 20 रुपए पर केजी के हिसाब से लेंगे, और 1500 से 2000 के बीच में हुआ तो 18। इसने ये प्राइस कोट करा है, कोट मतलब बताया है किसको? कंपनी को, कि भाई देखो सर, जैसे जैसे आप 1000 तक का मंगाओगे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल तो इतना प्राइस होगा पर मटेरियल का, इतने से इतना मंगाओगे तो इतना, और इतने से इतना मंगाओगे तो इतना। कह रहे हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 20% का। ठीक है जी, डिस्काउंट मिल चुका है हमें यहाँ पर। तो लोट प्राइस कोट बाय द सप्लायर ये मिल गया। हमने कितना केजी करा? 1200। तो हम इस वाले बीच वाले में फॉल कर रहे हैं, बीच वाले उसमें फॉल कर रहे हैं कोट्स में। ठीक है, आइए सर, सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 17। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अमाउंट। हमने लिखा सबसे पहले बेसिक मटेरियल प्राइस, बेसिक मटेरियल प्राइस, बेसिक मटेरियल परचेज लिख दो, जो कि क्या आया? क्या लिखा था सर? बेसिक परचेज प्राइस। बेसिक परचेज प्राइस लिखना है यहाँ पर, बेसिक परचेज प्राइस, बेसिक परचेज प्राइस। मुझे बताइए 1200 केजी हमने खरीदा और 1 केजी हमारा 20 रुपये का पड़ा। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें फॉल कर रहे हैं हम 1500 से 12,000 से 1500 के बीच में। तो कितना आया जी? 1200 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 24,000। कितना आया? 24,000। इसके बाद, इसके बाद क्या क्या है जरा देखेंगे। कहता है ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का, अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो हमने कहा भाई 24 हमारा बेसिक प्राइस था, इसमें 20% हमने निकाला तो ये आ गया 4800। 4800 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। ओके, इसके बाद क्या है सर? इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच गया 24,000 माइनस 4800, ये आ गया 19,200। अब ऐड करेंगे, बताओ क्या कहता है? एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर 10 रुपये पर डम और 25 केजी। कहता है अगर 25 केजी मटेरियल है तो वो 1 ड्रम में आएगा, और 1 ड्रम के हमें 10 रुपये देने होंगे। क्रेडिट अलाउ ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर इज 8 रुपये पर डम। कह रहा है जाते वक्त ले जाओगे तो 10 रुपये पर डन बनेगा, पर लाते वक्त लाओगे तो 8 रुपये पर डन के हिसाब से हम, अगर आप रिटर्न करते, सिंपल सी बात है ये है कि अगर आप अगर मैं आपसे 1 ड्रम अभी खरीदता हूं तो आपको 10 रुपए के चार्ज करोगे पैसा, और मैं आप जब इसको रिटर्न करूंगा तो वो 8 रुपए आप मुझे दे दोगे। ओके, कोई बात नहीं भाई, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं लाने का। अब भाई मैं उसका ड्रम लाऊंगा, उसको यूज करूंगा, कोई टूट जाएगा, कोई पिचक जाएगा, और उसको फिर रिटर्न करूंगा तो 8 रुपए तो मिल ही रहे हैं। अब अगला बंदा भी तो कुछ कमाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 25 केजी पर 1 ड्रम लगेगा। 1200 केजी पर कितना लगेगा? अगर 25 केजी पर 1 ड्रम लगता है तो 1200 केजी पर कितना? 25 केजी पर अगर 1 ड्रम लगेगा, 25 पर अगर 1 ड्रम तो 1200 पे कितना? तो मैं कहूंगा 1200 केजी डिवाइडेड बाई 25, है ना?
25 पे अगर एक तो 1200 पे कितना, तो 1200 डिवाइड बाय 25 से कितना आया, 48 ड्रम लग जाएंगे भैया। उसको कितने खरीदने पड़ेंगे, 48 ड्रम। टोटल ड्रम कितने खरीदने पड़ेंगे, कंटेनर बोलो, 48 कंटेनर उसने खरीदने पड़ेंगे, 48 ड्रम खरीदने पड़ेंगे। 1200 केजी अगर वो मटेरियल लाना चाहता है, एक केजी 25 केजी मटेरियल एक ड्रम में आएगा तो 48 ड्रम लगेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 48 कर लो आप, 1200 ही आएगा। तो 10 रुपए एक ड्रम का है, तो 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा दी, 4800 रुपए, नहीं 480 रुपए। तो ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ ड्रम या ड्रम चार्जेस, ऐड करेंगे दोस्त ड्रम चार्जेस। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, 1200 केजी का ड्रम है, 1200 केजी का मटेरियल है और एक ड्रम में सिर्फ 25 केजी आएगा। तो 1200 को जब 25 केजी से डिवाइड करा तो टोटल बच जाएंगे कि 1200 केजी जो मटेरियल है वो कितने ड्रम में आएगा, 48 ड्रम में। मल्टीप्लाई पे कर देंगे 10 रुपए एक ड्रम का, तो मिल जाएगा मुझे 480 रुपए। ये बात क्लियर है, ड्रम चार्जेस इंक्लूड कर दिए। इसके बाद कह रहा है कि अगर आप इसको रिटर्न करते हो, अगर आप इसको रिटर्न करते हो तो 8 रुपए पर ड्रम के हिसाब से हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्रेडिट मिल गया, अलाउ, हमने रिटर्न कर दिया, तो लेस कर देंगे यहाँ पर, लेस कर देंगे क्रेडिट अलाउ, क्या लिखा था, क्रेडिट अलाउ ऑन रिटर्न, ऑन रिटर्न, ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर, ड्रम लिख दो, ऑन रिटर्न ऑफ ड्रम। तो हमें भैया 48 ड्रम लिए थे और 8 रुपए के हिसाब से हमें पैसा मिल जाएगा और हमने इसको रिटर्न कर दिया, अलाउ हो गया ना, क्रेडिट मिल चुका, इसका मतलब हमने उसको रिटर्न कर दिया। 48 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 384 रुपए। तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी आई, अब देख लो भाई, 480 लाने में लोगा और 384 ये, तो मेरी जेब से सिर्फ 96 रुपए एक्स्ट्रा गए। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 19,200 प्लस 480 माइनस 384, ये आ गया 19,296। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो और कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, देखो जीएसटी वगैरह कुछ लग गया क्या, हाँ कह रहा जीएसटी लगा 12% ऑन रॉ मटेरियल और 5% ड्रम में। तो जीएसटी 12% रॉ मटेरियल में, 5% ड्रम में लगा। ये ऐड करेंगे सर जीएसटी, ऐड करेंगे सर जीएसटी। तो जीएसटी रॉ मटेरियल पे कितना लिखा, निकालो सर, रॉ मटेरियल कितना का पे करा, रॉ मटेरियल हमने नेट पे करा 19,200, क्योंकि देखो 24,000 रुपए का हमने रॉ मटेरियल खरीदा, जिसमें से 48 तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि हमें पहले से ही उसी ने कहा कि हम आपको 20% का ऑफ दे रहे हैं। उसने कहा भाई देखो प्राइस है 24,000 रुपए, हमारी तरफ से अभी ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का, तो 20% ऑफ करके आपको नेट इतना पे करना होगा 19,200, तो हमारी जेब से 19,200 जाता। ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सप्लायर द्वारा होता है। अगर हम उससे मांगेंगे, कहेंगे यार और डिस्काउंट दे दो, 19,200 में 200 और दे दो, तो फिर वो कैश डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर होता है जो सबके लिए होता है दोस्तों। मैं जाऊंगा मुझे भी 20% का ऑफ मिलेगा, आप जाओगे आपको भी 20% का ऑफ मिलेगा। बट मैं कहता हूं कि 200 रुपए का और डिस्काउंट दे दो और आप नहीं कहते तो आपको 19,200 देने पड़ेंगे, मुझे 19,000 देने होंगे। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट सभी के लिए होता है, सभी कस्टमर के लिए होता है। तो 19,200 आपने पे करे और 19,200 पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल वाला जिसमें डिस्काउंट लेस हो चुका है 12%, ये जीएसटी हो गया रॉ मटेरियल का। और फिर आपका ड्रम चार्ज में भी तो जीएसटी लगा, ड्रम में तो ड्रम आपने कितने खरीदा 480 का, और उस पर कितना लगा 5% का जीएसटी लगा, मतलब टैक्स कितना लगा जी, 19,200 का 12%, यह आ गया 23,004, और 480 का 5% यह आ गया 24 रुपए। टोटल कर देंगे तो जीएसटी हो गया 2304 प्लस 24, यह आ गया 2328, ये आपका जीएसटी है। सर अब जो मैंने ड्रम वापसी करे, क्या उसका जीएसटी मिलेगा वापसी, नहीं दोस्तों, ड्रम वापसी करे या नहीं करे, आपने खरीदा, आपने खरीदा पर आपने सेल थोड़ा ना करे है। परचेज सेल में जीएसटी का होता है कॉन्सेप्ट, भाई आप खरीदते हो, जब आपने मैंने किसी से सामान खरीदा तो मुझे जीएसटी पे करना होगा, जब मैं सामान बेचूंगा तो मैं जीएसटी लूंगा, मैं टैक्स लूंगा और गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने किसी से सामान खरीदा तो मुझे उसको जीएसटी पे कर देना, वो बाकी जाकर गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। अगर आप मुझसे सामान खरीदोगे ना तो आपको मुझे टैक्स देना होगा जीएसटी का, और मैं ये जीएसटी जाके गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। और अगर मैं सामान आपसे खरीदा, मतलब आप बेच रहे हो सामान, तो फिर आप टैक्स जीएसटी लोगे में से और आप जाके गवर्नमेंट को जमा कराओगे। तो यहां पर जब हमने रिटर्न कर दिया ड्रम, तो 8 रुपए का रिटर्न जो करा है वो बेचा नहीं है, वो रिटर्न करा है कि भाई जो तुमने रिटर्न हो गया है, तो वो आपका जीएसटी उसका वापसी नहीं होता, क्योंकि आपने जब ड्रम चार्जेस पे करते उसमें जीएसटी लगा। अब रिटर्न के केस में कोई जीएसटी वापसी नहीं होगा, इतने जीएसटी नहीं पड़ते हम। ठीक है,
कॉस्टिंग के अंदर रिटर्न केस में जीएसटी वापसी नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक्चुअल प्रोविजन जीएसटी वाले, जब जीएसटी का आपके पास सब्जेक्ट आएगा तब पढ़ना एक्चुअल प्रोविजन वो क्या है, वो वहां देखना कि रिटर्न में जीएसटी होता है नहीं होता। पर कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो एक बार अगर आपने जीएसटी पे कर दिया है किस में, ड्रम में, ड्रम खरीदने पे, और जब उसको आप वापसी कर रहे हो, ड्रम रिटर्न करवा रहे हो, तो जीएसटी रिफंड नहीं होगा, जीएसटी आपको गवर्नमेंट के पास देना ही होगा, गया हो। चलिए इसके बाद और क्या है, क्या था, टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर 240 रुपए, मतलब जिसने खरीदा था उसने 240 रुपए पे करा, और तो हमने ऐड करेंगे फ्रेट, यहां पर हम फ्रेट भी ऐड कर देंगे, यहां ऐड कर देंगे फ्रेट, यहां फ्रेट भी ऐड कर देंगे 240 रुपए। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस दिया है 2.5 ऑन अ नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर। जो नेट इनवॉइस वैल्यू होगी ना उस, मतलब ये सब क्या, नेट इनवॉइस वैल्यू कैसे निकलेगी, नेट इनवॉइस वैल्यू का 2.5% का इंश्योरेंस दिया है आपने। अब इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस आएगा 2.5% ऑफ नेट इनवॉइस वैल्यू। अब देखो नेट इनवॉइस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब नेट इनवॉइस वैल्यू चलो इसमें से निकालना था, उस तरीके से लिखना था, बाकी नेट इनवॉइस वैल्यू निकालने का तरीका है वर्किंग नोट नेट इनवॉइस वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक मटेरियल, बेसिक प्राइस जो आपने पे करा वो लिख दो। आपने पे करा सर, बेसिक प्राइस कितना पे करा था, 24,000, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल गया था, वो डिस्काउंट लेस कर दो। डिस्काउंट आपने लेस कर दिया, कितना है सर, 2400 रुपये, नहीं 4800 रुपये। इसको माइनस करने के बाद क्या आया सर आपके पास, 19,200 रुपये। ये तो हो गया नेट मटेरियल प्राइस, ये हो गया नेट मटेरियल बेसिक प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। हमें इनवॉइस प्राइस चाहिए कि इनवॉइस में क्या जुड़कर आएगा, इनवॉइस में 2-3 जुड़कर आएगी, इनवॉइस में क्या चीज जुड़ेगा, 2-3, रिफंड को छोड़कर बाकी सब जुड़कर आएगा, बस डिस्काउंट, रिफंड वाला डिस्काउंट छोड़कर। क्यों, क्योंकि देखो जब 24,000 की बात हुई थी हमारी, 24,000 का बेसिक प्राइस था, उसने खुद ने डिस्काउंट दिया है, वो सभी के लिए डिस्काउंट 20% ऑफ। आप दुकान में जाते हो लिखा होता है 20% ऑफ सबके लिए, तो जब आप बोलेगा उसको बोलना नहीं पड़ेगा 20%, वो अपने आप टोटल एमआरपी में 20% माइनस कर देगा। मान लो ये एमआरपी है, इसमें से 20% माइनस कर 48 से 19,200 आपको पे करना होगा, बट इस पर जीएसटी लगेगा। आपने जीएसटी टोटल कितना भरा, आपने जीएसटी भरा 2328, आपने जीएसटी कितना भरा 2328, और फिर आपने ड्रम चार्जेस अलग से दिए, ड्रम चार्जेस आपने अलग से दिए। तो आपने जब ड्रम चार्जेस अलग से दिए, कितना बना ये 480 रुपए, ये तो आपको, आप दुकानदार को कितना पे करके आए उस टाइम, तो ये होता है नेट इनवॉइस प्राइस। नेट इनवॉइस वैल्यू कितना होता है, जो पैसा आप दुकानदार को पे करके आते हो, जो पैसा आप सप्लायर को पे करते हो वो होता है। देखना कितना आया, 19,200 प्लस 2328 प्लस 480, 22,008, 22,008। जो पैसा आप दुकानदार को पे करके आते हो उसको कहते हैं नेट इनवॉइस वैल्यू। जो पैसे सप्लायर को पे हुए उतने का ही इनवॉइस बनता है। इनवॉइस मतलब बिल, उतने का ही बिल में आता है, उतने का ही बिल में आता है। ठीक है, इसके बाद जब फ्रेट आप अलग से लिखोगे तो वो अलग से लिख देगा कि भाई कहेगा भाई नेट इनवॉइस वैल्यू इतना, और आपने अलग से फ्रेट दिया और इंश्योरेंस अलग से, वो अलग से आएगा। मतलब ये पैसा तो आपको उसके देने होंगे सिर्फ मटेरियल के, इसको कहते हैं इनवॉइस वैल्यू। अब हमने फ्रेट दिया, ठीक है 240 का, ये अलग से दिया, मटेरियल खरीद चुके हैं ना, अब लाने का खर्चा, खरीदने का खर्चा जो है, जो आपने पे करा सप्लायर को, यहां लिख देता हूं, जो पैसा सप्लायर को पे हुए हैं, जो पैसा सप्लायर को पे हुआ मटेरियल खरीदने का, उतने का ही इनवॉइस में आता है। ठीक है, अब देखो जरूरी थोड़ी ना है कि जो सप्लायर है उसी से मैं कहूं कि भाई डिलीवर करवा दे, जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, मैं उसी से कहूं कि भाई इंश्योरेंस करा दे, नहीं भाई, मैं सप्लायर है, मैंने बाहर से बोला, रिक्शे वाले को मैंने कहा भाई पहुंचा देगा, हाँ उसने कहा फ्रेट, तो मेरी तो कॉस्ट है वो, पर वो सप्लायर को मैंने पे नहीं करा, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि फ्रेट और इंश्योरेंस, जरूरी नहीं है कि सप्लायर को ही पे करा, हम बाहर से करवा लेते हैं। अब मैंने मटेरियल खरीद लिया, मटेरियल में जितने पैसे बनते थे हमने कहा भाई इतने बनते हैं तुम्हारे 22,080, तो 22,008 रुपए बनते हैं, 008, 20,000 22,008 रुपीज बनता है।
ठीक है। अब मैंने कहा इतना पैसे ये लो, मटेरियल मेरे को मिल गया। वो कह रहा है जी आप हायर कर लो अपने जो भी आपको जिस तरीके से अपने घर ले जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बाहर वाले को बुलाया मैंने, ट्रक वाले को। मैंने कहा यार ये मटेरियल ले जाना है, उसने पैसे लिए, वो हमारी कॉस्ट तो है पर मैंने मटेरियल का पैसा उसको नहीं दिया। जब मेरे को सप्लायर ने मेरा बिल बनाया होगा तो मेरे 22,008 रुपये ही चार्ज करे होंगे, लिए होंगे मेरे से, मेरा फ्रेट का पैसा नहीं, क्योंकि मैंने फ्रेट उससे कराया नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जरूरी तो इसलिए फ्रेट को ना कभी भी इनवॉइस वैल्यू में नहीं डालते, क्योंकि पता नहीं होता। अगर क्लियरली बताया गया तब अलग बात है, अगर नहीं बताया तो हम फ्रेट को हटा देते हैं इनवॉइस प्राइस से। तो 22,008 ये आपका इनवॉइस प्राइस है। इसका 2.5% लगा है इंश्योरेंस की कॉस्ट, 550। जितना देखो इंश्योरेंस लगता है जितने आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 22,000 समथिंग है, तो उसकी बेसिस पर इंश्योरेंस के चार्जेस लगते हैं। इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये सर? 19296 प्लस 2328 प्लस 240 प्लस 550.2, ये आ गया सर 22,414.8, 22,414.2। ये आपके पास टोटल बना। कोई खर्चा ऐड नहीं करना, यही हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज होगा। इतने की हमारे को मटेरियल खरीदने की कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। 22,000 तो लग गए। मैंने फ्रेट किसी और को, ट्रक वाले को बुलाया, उसको दे दिए पैसे 240 रुपये। इंश्योरेंस की मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिए 550 रुपये, ये टोटल लग गया। और मेरे को रिटर्न हुआ था कुछ, मैंने उसको रिटर्न माइनस करने के बाद जो टोटल मटेरियल परचेज है वो हुआ। तो ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, सब कुछ वही करा है। बस इसमें एक नई चीज और है, कहता है स्टोर ओवरहेड अप्लाई 5% टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एंटायर क्वांटिटी आर रिसीव्ड एंड इश्यूड टू द प्रोडक्शन। द कंटेनर आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स, कंटेनर रिटर्न हो गया है। ड्रॉ अ सुटेबल स्टेटमेंट टू शो। अब देखो दो चीज बतानी थी, एक तो बताना था टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, जो कि हम बता चुके हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, ये हमारा है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। और कह रहा है एक और चीज बतानी, यूनिट कॉस्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। दोस्तों क्या होता है जब मटेरियल की परचेज, ये मटेरियल आ गया ना 22,414 रुपए का, ये मटेरियल आ गया। अब क्या करते हैं, ये मटेरियल हम स्टोर पे रखते हैं। ये मटेरियल आ गया 22,414 रुपए का मटेरियल आ गया। ये मटेरियल हम रखेंगे स्टोर पे, स्टोर मतलब गोडाउन में। गोडाउन में रखेंगे तो स्टोर की कॉस्ट आएगी, कुछ स्टोरेज कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? स्टोरेज कॉस्ट, उसको बोलते हैं स्टोर ओवरहेड बोल लो या स्टोरेज कॉस्ट बोल लो, स्टोरेज कॉस्ट बोल लो या स्टोर ओवरहेड बोल लो। और वो कितनी आएगी? वो आएगी जितने का मटेरियल था उसका 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 5% आएगी, 5% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। भाई अब हमने क्या करा, जब हमने मटेरियल खरीद लिया और हमारा फ्रेट पे करा, लाने का खर्चा पे करा, इंश्योरेंस पे करा, और मटेरियल फैक्ट्री के पास आ गया, फैक्ट्री के गोडाउन के सामने खड़ा है, ये हो गया मटेरियल खरीदने की कॉस्ट, फैक्ट्री तक लाने की कॉस्ट। अब वहां से हमने इसको गोडाउन में रखा, गोडाउन में रखूंगा तो मेरी क्या आएगी, मेरी स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी, जिसको हम स्टोर ओवरहेड भी कहते हैं। स्टोरेज कॉस्ट को क्या कहते हैं? स्टोर ओवरहेड भी कहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और 5% आ रही है, क्या आ रही है? 5%। तो मैंने कहा भाई 5% है स्टोरेज कॉस्ट 22,414 रुपए की, 0.20। तो ये आपकी स्टोरेज कॉस्ट आ गई 5% की, कितने की? 1120.71। कहते हैं जब आपकी स्टोरेज कॉस्ट ना आएगी तो इस स्टोर पे रखने के बाद ही आप पहले क्या करते हैं, जब मटेरियल आता है तो उसको गोडाउन में रखते हैं, गोडाउन में रखने के बाद उसको फैक्ट्री में भेजते हैं। तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? ये मान लो ट्रक से मटेरियल आया, यहां मेरा गोडाउन है और यहां मेरी फैक्ट्री है, थोड़े से दूर जाकर मेरी फैक्ट्री है। अब ट्रक ने अनलोडिंग यहां कर दी, गुड्स अनलोड कर दिए, और ये गुड्स जो अनलोड हुए गोडाउन में जाते हैं। अब गोडाउन जब आ जाते हैं तो ये गुड्स यहां पर आ गए, तो गोडाउन में स्टोरेज कॉस्ट भी आती है, और वो स्टोरेज कॉस्ट कितना है, जितने रुपए का गुड्स अनलोड हुए हैं उतने की आती है। अब यहां से क्या होता है, जब गोडाउन में सारे गुड्स उतर जाते हैं तो फैक्ट्री में जितनी नीड होती है उस हिसाब से फैक्ट्री में जाता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से फैक्ट्री में ये गुड्स यहां से ट्रांसफर होकर यहां जाते हैं। इस तरीके से काम होता है फैक्ट्री के अंदर। पहले सारे गुड्स गोडाउन में उतरेंगे, गोडाउन में उतरने के बाद वो धीरे 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 करके फैक्ट्री में जाएंगे। जब गोडाउन से फैक्ट्री में जाएंगे इसको कहते हैं मटेरियल इशू। क्या कहते हैं उसको? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। अब मैंने कहा देखो यहां तक लाने की कॉस्ट क्या हुई मटेरियल की, मटेरियल की यहां तक लाने की जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट यहां तक लाने की कितनी है, फैक्ट्री तक लाने की कॉस्ट कितनी हुई मटेरियल की? हमने कहा सर फैक्ट्री तक लाने की कॉस्ट हुई 22,000, कितना हुई थी? 22,414 रुपये हो गई थी।
₹414, ये हमारी फैक्ट्री तक लाने की कॉस्ट हुई। ठीक है, मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने की कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब मटेरियल को गोडाउन में रखा, गोडाउन में रखा तो गोडाउन की कॉस्ट कितनी आई? 1120.71, ये हमारी गोडाउन की कॉस्ट आई। तो मुझे बताओ, मैं अगर यहां पूछूं कि यहां तक लाने की कॉस्ट क्या होगी, यहां तक लाने की कॉस्ट, भाई फैक्ट्री तक लाए, और सॉरी पहले गोडाउन तक लाए, गोडाउन तक फैक्ट्री तक, गोडाउन तक लाने की कॉस्ट आई ये, गोडाउन में रखा, गोडाउन की कॉस्ट आई ये, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां पर आएगी फैक्ट्री की कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री में मटेरियल इशू करने तक की कॉस्ट क्या है। गोडाउन भी तो आएगा भी बीच में, भाई मटेरियल डायरेक्ट होना इशू हुआ है, पहले गोडाउन में क्या होगा, गोडाउन का खर्चा भी तो जोड़ा जाएगा, इसको स्टोर ओवरहेड कहते हैं। तो हमने कहा यहां तक की कॉस्ट है, गोडाउन से पहले तक की कॉस्ट ये रही, गोडाउन में रखूंगा सामान तो स्टोरेज कॉस्ट आई, क्योंकि एक पर्सन रखना पड़ेगा हमें, वो देखभाल करेगा उसकी, सामान इधर से लेबर लाने पड़ेंगे जो इधर से उधर पहुंचाएगा, तो स्टोरेज कॉस्ट आएगी। स्टोरेज कॉस्ट आने के बाद जो यहां तक की कॉस्ट है उसमें दो चीज जुड़ गई, अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में जाएगा, मटेरियल जो इशू करा, इशू मतलब गोडाउन से जब फैक्ट्री में जाता है उसको कहते हैं मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, तो यहां तक की कॉस्ट क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां तक की कॉस्ट आ जाएगी। और यही पूछा था हमसे, कहता है यूनिट कॉस्ट मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन, यूनिट कॉस्ट पूछिए वैसे तो एक पर यूनिट की कॉस्ट, पर कहेंगे मटेरियल कॉस्ट ऑफ, लिखेंगे ऐसे मटेरियल कॉस्ट इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री तक में लाने की कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल की कॉस्ट ये रही, गोडाउन की कॉस्ट ये रही, दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को जोड़ूंगा क्योंकि पहले मटेरियल सीधा फैक्ट्री में नहीं जाएगा, पहले गोडाउन में जाएगा, वहां रखा जाएगा, वहां भी कुछ खर्चे होते हैं, फिर वहां से धीरे 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 करके कहां जाता है, फैक्ट्री में जाता है। तो मैंने कहा फैक्ट्री तक की कॉस्ट क्या होगी इस पूरे मटेरियल की, 22,414.20 या 120.71, ये आ गया सर 23,534.91, ये तो आ गई टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट कितनी केजी मंगाया हमने, 1200 केजी, तो क्या आप निकाल सकते हो यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मतलब पर केजी, तो मैंने कहा 23,534.91 डिवाइड बाय 1200 कर दूंगा तो पर यूनिट आ जाएगी। अब पर यूनिट तो किसी का भी आ सकते हो आप, 19.61, ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट है मटेरियल इशू करने की, प्रोडक्शन की। इसको 1200 से डिवाइड करोगे, इसकी पर यूनिट आ जाएगी, इसको 1200 से डिवाइड करोगे तो मेटेरियल की पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है जी, पर यूनिट कॉस्ट आप किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन सब कुछ बेसिक फॉर्मेट के हिसाब से था। इनवॉइस कैसे इशू करते हैं वो आप देख लेना, इनवॉइस में क्या क्या आते हैं, और यहाँ पर आप बना देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप नेट इनवॉइस वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है, इस तरीके से छोटा बेसिक क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। इसके बाद हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पर यूनिट भी निकालनी थी, इसमें पर यूनिट हमने निकाल दिया, हमें पर यूनिट पूछी थी इसकी तो हमने इसकी पर यूनिट निकाल दी। आगे बढ़ते हैं, सिमिलर नेचर का क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और है बुक में ही सिमिलर नेचर का, ये वाला 25 क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर पाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ पाता। ठीक है, कहता है अ कास्ट आयरन फाउंड्री इज इंपोर्टिंग प्रोज स्टील माउल्ट फॉर मेकिंग इज कास्टिंग। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है कि क्या कह रहा है। एक चीज है कि एक फाउंड्री है, एक फाउंड्री है, एक आयरन फाउंड्री है, मान लो एक आयरन फैक्ट्री है जो कि क्या करती है, इंपोर्ट करती है कुछ स्टील जो कि कास्टिंग के लिए जरूरत होती है, मतलब एक मशीन बनाने के लिए, मशीन कास्टिंग के लिए जरूरत होती है। अब ऐसे समझो बस सिंपल, हमें क्या मतलब यार कास्टिंग के अंदर क्या मतलब, वो क्या लिखा हुआ, क्या मीनिंग है। एक सिंपल, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ने क्या करा, एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा कुछ काम के लिए, बस सिंपल ये समझिए। ठीक है, द मॉडल आर फॉर 4 डिफरेंट साइज ए बी सी डी एंड देयर सी आई एफ वैल्यू का मतलब होता है सी आई एफ वैल्यू का मतलब होता है सी फॉर कॉस्ट, आई फॉर इंश्योरेंस, एफ फॉर फ्रेट। सी फॉर कॉस्ट, आई फॉर इंश्योरेंस, एफ फॉर फ्रेट। तो हमारे पास 4 डिफरेंट साइज की हमारे पास स्टील आती है, 4 डिफरेंट साइज के जो रॉ मटेरियल है वो 4 डिफरेंट साइज के है। दोबारा सुनो, एक फैक्ट्री है, अब इसमें लिखा तो अलग तरीके से है, इसको हिंदी समझाने की इतनी जरूरत नहीं है, वैसे क्या है, एक आयरन फैक्ट्री है, समझ नहीं आएगा, बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आता है ये चीज, क्योंकि इस लेवल पे मतलब इस तरीके से हम वो नहीं देखते ना कि स्टील में क्या, कौन सी कंपनी है, क्या सिस्टम है, क्या काम होता है। अब कास्टिंग का मतलब किसको पता है, किसी को नहीं पता भाई, है ना। अब गूगल पे जाकर सच दिखाता हूँ मैं आपको, गूगल पे
ये देखो देखो देखो, ये जो बनाया है, नहीं, देखिए ये क्या बना रखा है। ये जो आप ऐसे कह सकते हो कि सोने को पिघलाकर जब हम उसका एक ईंटें बनाते हैं, तो ईंटे का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसके अंदर गैप होता है, तो उसमें डाल देते हैं तो वो ईंट जैसा शेप ले लेता है। वो जो गैप, जो स्ट्रक्चर होता है उसको माउल्ड कहते हैं। ठीक है। और इस तरीके से कैसे है ना, आपको कॉस्ट पर टन ऑफ सेलेबल कास्टिंग का कॉस्ट पर टन निकालना है, कॉस्ट पर टन। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे? हमें इसमें 4 अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। हमें इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर टन ऑफ सेलेबल कास्टिंग। कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर टन ऑफ सेलेबल कास्टिंग। कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर टन ऑफ सेलेबल कास्टिंग। चलिए कैसे करेंगे, पहले से 4 अलग अलग कॉलम बना लीजिए आप। एक, दो, तीन, चार। तो दोस्तों मैंने 4 अलग अलग कॉलम बना ली, इसके अंदर ए, बी, सी, डी अलग अलग 4 कॉलम है। सबसे पहले हमारा आएगा कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तीनों को मिलाकर बोलते हैं CIF। मतलब इसके अंदर ये जो अमाउंट आ रहा है, इसके अंदर कॉस्ट भी इंक्लूड है, इसके अंदर इंश्योरेंस का खर्चा भी इंक्लूड है, इसके अंदर फ्रेट का खर्चा भी इंक्लूड है, इसको बोलते हैं CIF वैल्यू। जो कि कितना आया डॉलर में, बताइए कितना आया पहले तो। 4140, 4160, 4140, 4160, 6340 और 7875। ये आपका डॉलर में आ गया। ठीक है। इसके बाद हमने कहा था $1 जो है वो 8 रुपए का है, तो हम इसको इंडियन रुपीज में ला सकते हैं। तो CIF वैल्यू इंडियन रुपीज में कितनी होगी, तो 4140 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 33,120। 4160 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 33,220, 280 सॉरी। 6340 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50,720। और 7875 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 63,000। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट आई इंडियन रुपीज में 63,000। तो अब इसको कह सकते हो कि ये आपके पास CIF वैल्यू है 63,000। यहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्योंकि अमाउंट डॉलर में नहीं कर सकते, अमाउंट में निकाल दिया इंडियन रुपीज में। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, कस्टम ड्यूटी। क्या ऐड करेंगे दोस्त, कस्टम ड्यूटी। और क्या ऐड करेंगे, क्लियरिंग चार्जेस। ये भी तो हमारी जेब से गया भाई, एक तो हमारी जेब से ये गया। ये क्या है, ये है दोस्तों, एक मिनट, एक तो हमारी जेब से ये गया, ये क्या है भाई, कॉस्ट। कॉस्ट क्या लगी है, लाने का खर्चा क्या हुआ है, शिप्स के थ्रू आएगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप के थ्रू आएगा तो वो शिपिंग का चार्जेस, फ्रेट चार्जेस बोलते हैं इसको। अब शिपिंग में भाई लुटेरे भी होते हैं, तो हमें इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं गुड्स का। तो कॉस्ट कितने का खरीदा था, लाने का कितना खर्चा हुआ, इंश्योरेंस का कितना खर्चा हुआ, तीनों जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक। कस्टम ड्यूटी आपके यहाँ 45% की लगेगी, किसमें, इसकी। और 5% की लगेगी किसके अंदर, इसकी। मतलब CIF वैल्यू का लगेगा जो भी है। तो 33,120 का 45% कितना हुआ, 14,904। 33,280 का 45%, 14,976। और 50,720 का 45%, यह आ गया 22,824। और 63,000 का 45%, यह आ गया 28,350। ऐसी 33,120 का 5%, यह आ गया 1656। 33,280 का 14976 आया। 33,280 का 5%, यह आ गया 1664। और 50,720 का 5%,
ये आ गया 2536। मैं तो बस निकाल रहा हूँ क्लियरिंग चार्जेस कितना है, ठीक है, और वो भी किसका लगेगा, दोनों, ये दोनों के दोनों क्लियरिंग चार्जेस लगेंगे इसके, मतलब CIF वैल्यू के। 63,000 का 5%, ये कितना आया 3150। इसका कर देंगे टोटल, और टोटल करने के बाद देखेंगे आपकी कॉस्ट क्या आती है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी करेंगे टोटल। टोटल करो उसका, 33,120 प्लस 14,904 प्लस 33,120 प्लस 14,904 प्लस 1656, 49,680, 37,280, 14,976, 1664, 49,920, 50,720, 22,824, 2536, 76,080, 63,000, 28,350, 3150। ये आ गया 94,500। ये आ गया टोटल आपके पास कॉस्ट। तो दोस्तों इतना आ गया था हमारा। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ माउल्ड है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैंने देखो क्वेश्चन मिटो के दोबारा बता रहा हूँ साफ साफ। कहता है, इधर पढ़ो, द नंबर ऑफ कास्टिंग दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ईच माउल्ड, और द माउल्ड आर और 4 डिफरेंट साइज। मतलब ये हमारे को जो कॉस्ट दे रखी है वो माउल्ड की दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ माउल्ड, इसको लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ माउल्ड। ये हमारी माउल्ड की कॉस्ट है, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पर आंसर स्टोन का गलत तब होता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ माउल्ड पर टन ऑफ सेलेबल कॉस्टिंग। टन के हिसाब से निकालना है हमें, 1 टन का कितनी कॉस्ट आएगी माउल्ड की, वो निकालनी है। अब वो कहता है कि हमारे पास एक माउल्ड में 1000 कास्टिंग बन जाती है एक ही। मतलब अगर एक माउल्ड की कॉस्ट इतनी है तो इस रुपए में, इतने रुपए में 1000 कास्टिंग बन जाती है। ऐसे बी में कितनी बन जाती है, 2000 कास्टिंग, 1800 बन जाती है। मतलब ये समझो कि 1000 कास्टिंग मतलब समझो 1000 यूनिट, कि अगर मैं 49,680 रुपए खर्च कर रहा हूं तो उसमें 1000 यूनिट ऑफ कास्टिंग बन जाएगी, इसमें इतनी बन जाएगी। वो कहता है एक द वेट ऑफ ईच कास्टिंग, अगर एक कास्टिंग का वेट 300 केजी है तो 1000 कास्टिंग का वेट कितना हो गया, 3 लाख केजी, है ना। और अगर मैं इसको टन में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मेरे को आंसर किसमें निकालना है, कॉस्ट पर टन। देखो यहां लिखा है कॉस्ट पर टन ऑफ सेलेबल कास्टिंग, जो कास्टिंग आप बेच रहे हो वो टन के हिसाब से बेच रहे हो, एक टन में 1000 केजी होता है, तो हमें टन के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो ये तो दोस्तों टोटल कॉस्ट आ गई, इसको तो आप यहां छोड़ दो। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। अब दूसरी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, एक हमें और बनाना होगा, उसकी दूसरी कैलकुलेशन करनी होगी, उसमें बताना होगा कि कितना टन है हमारे पास। देखिए हमें निकालनी है कॉस्ट पर टन, हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट पर टन निकालनी है। हमें कॉस्ट पता है और टन कितना है वो नहीं पता, हमें टन निकालना है कि कितना टन है। टोटल कॉस्ट अपन में टोटल टन लिख दूंगा, अपने आप आ जाएगा मेरा आंसर कॉस्ट पर टन। बस टन निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टन ही कैसे निकाले। देखिए दोस्त, आपके पास दे रखा है ए, बी, सी और डी। नंबर ऑफ कास्टिंग बताइए सर। नंबर ऑफ कास्टिंग मतलब, नंबर ऑफ कास्टिंग का मतलब है इतने रुपए में 1000 यूनिट ऑफ कास्टिंग बन जाती है, इतने रुपए में 2000 यूनिट ऑफ कास्टिंग बन जाती है, इतने रुपए में 1800, और इतने रुपए में 15, कितना है ये, इतने रुपए में 1500। समझ में आ रहा है। मतलब अगर इतने रुपए खर्च करूंगा इससे मुझे 1000 यूनिट बन जाएगी, मतलब वो नंबर ऑफ कास्टिंग कितनी बन जाएगी, 1000। वो कह रहा है एक कास्टिंग की जो केजी है, पर कास्टिंग केजी 300 केजी। क्या कह रहा है, द वेट ऑफ ईच कास्टिंग आउट ऑफ ए, ए में एक कास्टिंग की वेट 300 केजी है, तो मुझे बताओ टोटल वेट इन टोटल कास्टिंग, टोटल वेट इन टोटल कास्टिंग कैसे निकालेंगे, 300 रुपए पर कास्टिंग, 300 केजी पर कास्टिंग, ये हमारे को दे रखा है। किसका, इसका दे रखा है सिर्फ, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, वो आपको देखेंगे। भाई वो कह रहा है जो ए वाला है ना, ए वाला माउल्ड है ना, उसमें 1000 कास्टिंग बनती है और एक कास्टिंग 300 केजी की है दोस्तों।
ए वाला जो माउल्ड है उसमें 1000 कास्टिंग बनती है, मतलब 1000 यूनिट बनती है, और एक यूनिट 300 किलो का होता है। तो 1000 यूनिट कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे, ये आ गया 3 लाख केजी। अब मेरा आंसर किस में आ गया, 3 लाख केजी। क्योंकि मुझे केजी में क्यों निकाला, क्योंकि मुझे कॉस्ट पर टन निकालना है, और एक टन में 1000 केजी होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2000 है, और इसमें देखेंगे अगर ध्यान से तो उसमें 400 रुपये केजी का है, मतलब बी वाला जो माउल्ड था उससे अगर 2000 कास्टिंग बनाई, बी माउल्ड से कितना कास्टिंग बनाई 2000, तो एक कास्टिंग में 400 लग रहा है, तो 2000 में कितना लगेगा, 8 लाख रुपए लगेगा। तो 8 लाख रुपए नहीं, 8 लाख केजी का वेट आएगा इसके अंदर। 1800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से, और उसको 700 से। 1800 मल्टीप्लाई बाय 500, मतलब वेट बता रहा है ये आ गया 9 लाख केजी। और 1500 मल्टीप्लाई बाय 700, ये आ गया 10,50,000 केजी। समझ में आ रहा है, अगर एक कास्टिंग का वेट इधर 700 है डी वाले में, तो 1500 में 10,50,000 केजी हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि भैया क्या हुआ, द कास्टिंग सफर अ नॉर्मल रिजेक्शन ऑफ 10%। इसमें से नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो लेस कर देंगे, लेस नॉर्मल रिजेक्शन, जो कि 10% होता है, एट द रेट 10%। आप ये 10% यहां से भी लेस कर सकते थे, फिर मल्टीप्लाई बाय 300 कर लो, या यहां से मल्टीप्लाई 3 करके तब 10% लेस कर लो, बात एक ही होती है, कोई अलग अलग आंसर नहीं आएगा। आपने 1000 में से पहले 10% लेस कर दिया, उसके बाद 300 से मल्टीप्लाई करा, वेटिंग आ रहा, क्योंकि 10% रिजेक्शन हो जाता है। तो अगर 1000 में से 10% रिजेक्शन हो जाता है तो 900 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे, 2,70,000 आएगा, और इधर से 10% माइनस करोगे तब भी 270 ही आएगा। तो वो आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर 1000 में से लेस करके मल्टीप्लाई बाय 300 कर लो, या पहले 300 से मल्टीप्लाई कर लो फिर लेस कर लो, बात एक ही, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो 3 लाख का 10% कितना आता है, 30,000। 30,000 केजी का हमारा, हमने केजी पे रिजेक्शन दे दिया। 8 लाख का 10% क्या हो गया, 80,000, 90,000, और कितना आ गया, 10,500, नहीं 1,05,000, 1,05,000 केजी। बताइए नेट वेट कितना बटा, इन नेट वेट इन टोटल कास्टिंग। इधर अगर नंबर ऑफ कास्टिंग में आप पहले 10% लेस कर देते, तो आपके पास नेट नंबर ऑफ कास्टिंग आ जाती, और फिर उसको 300 से मल्टीप्लाई करते, फिर आपका यही आंसर आता, 2,70,000 केजी, 7,20,000 केजी, और 8,10,000 केजी, और 9,45,000 केजी। तो मैं कह सकता हूं अब मेरे पे जो रिजेक्शन के बाद जो कास्टिंग बनी उनका वेट है, क्या है, नेट वेट इन टोटल कास्टिंग आफ्टर रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद जो मेरी कास्टिंग बच गई थी उनका टोटल वेट है। और मैं टोटल वेट पे इसलिए निकाल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे आंसर कॉस्ट पर टन में चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक टन में 1000 केजी होता है, तो अगर एक टन में 1000 केजी होता है, तो मुझे बताइए कि 2,70,000 अगर केजी है तो इसमें कितने टन होंगे। अगर एक टन में 1000 केजी होगा तो 2,70,000 टोटल केजी है। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा टोटल टन, कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टन। तो टोटल नंबर ऑफ टन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टन, कितना टन हमारे पे माल है, हमने कहा देखिए टोटल टन माल के मतलब टोटल केजी, कितना किलो माल है, और एक टन में 1000 केजी होता है, टोटल केजी कितना किलो माल है, और एक टन में मैंने कहा 2,70,000 केजी माल है हमारे पास, और अगर एक टन में 1000 होता है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 270 टन हो जाएगा। तो कितना टन आ जाएगा, 270 टन। तो मतलब जो हमारी कास्टिंग रिजेक्शन के बाद बच गई थी, उसको 270 टन कास्टिंग बच गई थी हमारे पास। जो हमने कास्टिंग बनाई, हमने टोटल 3 लाख किलो कास्टिंग बनाई, जिसके अंदर 10% हमारा नॉर्मल रिजेक्शन हुआ, तो बच गई 2,70,000 कास्टिंग। तो ये आया किलो में और ये आया टन में, तो किलो से टन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना होता है, बस 720 टन में आ गया मेरे को। या तो आप बोलो कि 7,20,000 किलो है, या आप बोलो 720 टन है, क्योंकि एक किलो में 1000 टन होता है, तो 7,720 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो वही आएगा 810 टन। मैं आंसर लिया है दोस्तों टन में, 945 टन। समझ में आया। अब मेरा टन में आ गया, क्या मैं कॉस्ट पर टन निकाल सकता हूं, भाई मेरा टोटल नंबर ऑफ टन दे रखा है मुझे, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लो बी, टोटल कॉस्ट
आपको कितनी देर की वो आपने निकाली ऊपर वाली टेबल में। भाई ए वाले में टोटल कॉस्ट आई 49,680, 49,680। बी वाले में कितनी आई 49,920, 49,920। सी वाले में कितना है 76,080, 76,080। और डी वाले में कितना आया 94,500। ये आपकी आई टोटल कॉस्ट और वो पर टन, तो क्या निकाल सकते हो कॉस्ट पर टन। एक टन कितने का बिकेगा सेलेबल आइटम, यहां हम निकाल सकते हैं कॉस्ट पर टन। इसको क्या निकालेंगे कॉस्ट पर टन। अगर वो मुझे बताना कॉस्ट पर केजी निकालो तो फिर मैं टन में कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्ट उससे डिवाइड कर देता, तो कॉस्ट पर केजी आ जाता। पर हमसे पूछा कॉस्ट पर टन, तो कॉस्ट पर टन कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल टन। क्या निकालेंगे, लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट कितनी आई और उस टोटल कॉस्ट करने पे, इतना खर्चा करने पे 270 टन बना टोटल टन। जब टोटल कॉस्ट से टोटल टन को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी कॉस्ट पर टन आ जाएगी। तो मैंने कहा 49,680 टोटल कॉस्ट आई थी, उससे 270 टन हमने बनाया, तो 184 की आपके पास कॉस्ट पर टन आ गई। इधर 49,920 डिवाइडेड बाय 720 कर देंगे, क्या 69.33। 810 डिवाइडेड बाय, नहीं नहीं 76,080 डिवाइड बाय 810, यह आ गया 93.93। और यह आया 94,500 डिवाइडेड बाय 945, यह आ गया 100। आप आंसर चेक करिए एक बार, हमें आंसर दे रखा है 184, 69.33, 93.93 और 100, यही आ रहा है इसका आंसर, चेक कर लीजिए। ठीक है, बताइए। पता है इसमें गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से, बस ये नहीं कर पाते, वो तक तो निकाल देते, ये तो आप आसान है। पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो निकाला था कॉस्ट पर टन, तो यहां पर कैलकुलेटिंग नहीं है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर टन ऑफ सेलेबल। सेलेबल मतलब जो बिकने को तैयार है, सेलेबल कास्टिंग, बेकी नहीं इतनी की धुना बेचेंगे, ये तो हमारी कॉस्ट आई है, इसमें भी प्रॉफिट ऐड करेंगे फिर बेचेंगे। सेलेबल जो बिकने को तैयार है उसकी कॉस्ट निकालने है। आया समझ में। ऊपर हमने टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करी और नीचे हमने ऊपर भी लिख दिया कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, लिख दो यहाँ पर। सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट निकाला। और यहां पर हम निकाला कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कॉस्ट पर टन सेलेबल आइटम। हमने कहा टोटल टन कितना बनता है, कितना केजी बन रहा था, हमने इसको टन में कन्वर्ट करा और टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके हमने निकाल दिया कॉस्ट पर टन। दोस्तों ये हो गया खत्म, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब स्कैनर में मिलेंगे क्वेश्चन, हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। देखो एक ही रहा 32 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और है यहाँ पर, 32 है एक और एक 33 है। एक बार 33 देखता हूँ कहीं और तो अलग तो नहीं है। चलो पहले 33 क्वेश्चन से पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं जो 9 मार्क्स में हमारे पास आया था। अप्लाइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल रिसिप्ट विल बी रिकॉर्डेड, इग्नोर इट। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है मटेरियल कॉस्ट, वो मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मटेरियल कॉस्ट है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाकर उसमें मटेरियल कॉस्ट के बारे में पूछा है कि मटेरियल कॉस्ट, वो बताया तो अभी कि मटेरियल क्या लिखा है यहाँ पर। पी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेड द फ्लोइंग परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम अ डिफरेंट सप्लायर, अलग अलग सप्लायर से मटेरियल खरीदा, आप मुझे बताओ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी। यही कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मटेरियल वाला। मटेरियल वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है कि भाई मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे हम रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वही मैंने आपको सिखाया दोस्तों। मटेरियल आपको दे रखा है ए बी सी, ठीक, और कितने से खरीदा डी, 4 जनों से मटेरियल खरीदा है, ठीक है, इतनी इतनी क्वांटिटी में मटेरियल खरीदा गया है, ये रेट से हमें मटेरियल मिल रहा है, ये यूएस डॉलर में दे रखा है, रेट दे रखा है। वैट 4% का लगता है, मतलब पहले वैट हुआ करता था, अब जीएसटी आ गया, पहले वैट था तो वैट 4% का क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी मंगा रहे तो हमको 2% का डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 30 डे, अगर 30 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देते तो 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। डिलीवरी टू बी स्टोर एट अ सप्लायर कॉस्ट, सप्लायर की कॉस्ट होगी, जो भी डिलीवरी की कॉस्ट होगी सप्लायर देगा, अपनी जेब से हम नहीं देंगे। नो वैट, कोई भी टैक्स नहीं लगा, नॉर्मल लॉस होगा 6% ऑफ द क्वांटिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कराया था हमने, और फ्रेट 2 पर केजी लग रहा है, इस बार हम डिलीवरी चार्जेस दे रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, आगे धीरे धीरे, पहले 32 क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेटिंग, सिंपल क्वेश्चन है,
कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट जो हमने परचेज करी। रॉ मटेरियल जो हमने परचेज करा उसकी कॉस्ट क्या आएगी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना दिया है, पहले पर्टिकुलर होगा, फिर क्वांटिटी होगा, फिर कॉस्ट का फॉर्मेट होगा। अगर आप सबसे पहले देखोगे, सामने देखेंगे तो कह रहा है जी देखो ए आपको दे रखा है 2000 केजी और ये 12 रुपए दे रखा है रेट पर यूनिट। 1 केजी का यूनिट, 1 केजी का क्या रेट है, 12 रुपए। पर यहाँ पर स्टार भी लगाया हुआ है दोस्तों। अगर आप देखेंगे स्टार, तो बेसिकली स्टार का मतलब क्या है, तो नीचे लाइन लिखी हुई है रेट मीन्स रेट एज पर द सप्लायर प्राइस लिस्ट बिफोर एनी डिस्काउंट और टैक्सेस। मतलब जो रेट ऊपर दे रखा है उसमें अभी डिस्काउंट और टैक्सेस से पहले का रेट है, डिस्काउंट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है। ये जो भी ये रेट दे रखे हैं सारे के सारे, इसके अंदर कोई भी डिस्काउंट और टैक्स माइनस नहीं किया गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पहले डिस्काउंट माइनस होता है फिर टैक्स ऐड होता है, पहले डिस्काउंट माइनस होता है फिर टैक्स ऐड होता है। ऊपर जाकर मैंने एक ऊपर सबसे जब फॉर्मेट लिखवाया था उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर लो। यहां पर मैंने डिस्काउंट लिखवाया था, ये देखो डिस्काउंट मैंने यहाँ, एक मिनट दिख रहा, एक मिनट दीजिए मुझे। डिस्काउंट दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो डिस्काउंट कहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्काउंट ना यहाँ लिखा होगा आपका, नीचे नीचे लिख दिया डिस्काउंट। वो मैंने क्या करा, पहले ऐड वाले कर दिया। बट बेसिकली क्या होता है, बेसिक परचेज प्राइस जो होता है ना, जो भी आएगा बेसिक परचेज प्राइस जो भी आएगा, उस बेसिक प्राइस के अंदर पहले आप डिस्काउंट माइनस कर दो। पहले क्या कर दोगे आप, डिस्काउंट माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि भाई पहले डिस्काउंट माइनस होगा फिर टैक्स ऐड करा जाएगा। डिस्काउंट जो भी होगा वो एट द रेट जो भी आएगा वो आप यहां से पहले माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट होगा दोस्त। ये जीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, समझिए। भाई 100 रुपए का आपने सामान खरीदा एमआरपी, दुकानदार ने आपको वो 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपको, तो आप टैक्स 100 रुपए में दोगे या 80 रुपए में, आपकी जेब से कितना जा रहा था, 80 रुपए ना, तो टैक्स भी 80 में बनेगा ना। भाई 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का आपने एमआरपी का सामान लिया, पर दुकानदार ने 20% ऑफ कर दिया, उसमें 20 रुपए का ऑफ कर दिया, तो 100 रुपए का 20% हो गया 20 रुपए। तो आपको अपनी जेब से कितना पे करना होगा, 80। तो जितना आप अपनी जेब से पे करोगे टैक्स भी तो 80 पे ही कैलकुलेट होगा। इसलिए अगर जो भी बेसिक प्राइस होता है, मान लो ये 100 रुपए है, तो 20 रुपए का डिस्काउंट पहले माइनस करो, और जो 80 रुपए आएगा इस पे टैक्स लगाना, जीएसटी इस पे लगेगा जो भी होगा, ठीक है। तो याद रहेगी बात। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे। वो मैंने उस टाइम क्या करा, पूरा ऐड कर दिया पहले और पूरा लेस कर दिया, ऐसा नहीं, बस इसको डिस्काउंट पहले माइनस करना, उसके बाद ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। डिस्काउंट माइनस के बाद टैक्स ऐड कर लो, फिर ऊपर नीचे इसको कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो सेम बेसिकली यहां पर भी यही करना है, पहले डिस्काउंट माइनस करना है। हमने कहा मटेरियल हमारा ए है। अब देखेंगे सबसे पहले मटेरियल हमारे पास क्या है, मटेरियल ए की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल ए है हमारे पास 2000 केजी है। सबसे पहले आएगा बेसिक परचेज प्राइस, क्या आएगा दोस्त, पैसे वाले बेसिक परचेज प्राइस जो कि 2000 केजी है और मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए है। पर अभी इस 2000 इंटू जो 12 कर रहा हूं मैं 24,000 पे, इस पे ना तो अभी डिस्काउंट माइनस हुआ है और ना ही अभी टैक्स ऐड हुआ है। टैक्स ऐड होगा क्योंकि वो हमारी कॉस्ट है, डिस्काउंट माइनस होगा क्योंकि वो कॉस्ट नहीं है। तो लेस कर देंगे पहले डिस्काउंट, ध्यान रखेंगे बेसिक प्राइस में पहले डिस्काउंट माइनस होगा, जो कि एट द रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको, एट द रेट 2% का डिस्काउंट दे रखा है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं इसको, कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ले जाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। देखिए 480 दोस्तों, पहले डिस्काउंट माइनस होगा, और अब मैं डिस्काउंट दे दिया ना सप्लायर ने मुझे, भाई 24,000 का माल था जिसमें से 480 का डिस्काउंट दे दिया, अब मेरे को कितना पैसे देना है सप्लायर को, 23,520 रुपए देने हैं। तो जो सप्लायर को मुझे पैसे देने होते हैं उस पर जीएसटी लगता है, मतलब उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स वैट लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको। ये पहले जीएसटी से पहले वैट चलता था, पर सारे कन्वर्ट हो गया, क्या बन गए, जीएसटी बन गया। ये भी क्या होता है, टैक्स होता है। जब हम सेल करते हैं तो हमें टैक्स लगता है, दैट्स कॉल्ड वैट। तो जीएसटी लग रहा है, सॉरी टैक्स लग रहा है कितना, वैट 4%। अब ये वैट कुछ नहीं आएगा, अब आपको जीएसटी दिखेगा, क्योंकि नया, ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है तो नया है। तो नए में आपको अब जिससे अब वैट जो निकाला जाएगा वो इस अमाउंट पे निकाला जाएगा। याद रखना डिस्काउंट के बाद जो टैक्स जो ऐड होता है वो उस अमाउंट पे ऐड होता है जो अमाउंट पे करने के लिए रेडी है।
24,000 नहीं पे कर रहा सप्लायर को, सप्लायर को 23,520 पे कर रहा हूं, तो टैक्स भी 23,520 पे लगेगा 4%। कभी भी आप बिल देखना, कभी मॉल वॉल जाते हो या कभी भी कोई भी, जितना आपने कभी कपड़े खरीदे होंगे तो जो डिस्काउंट मिलता है ट्रेड ऑफ, उसको माइनस कर देते हो, माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है जीएसटी उस पर लगा जाता है, और जो ये अमाउंट आ जाएगा इस अमाउंट को हम कहेंगे कि पे करना है। 23,520 क्या आ गया, 24,460.8, ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर एक लाइन लिखी थी कि जो कैश डिस्काउंट है वो 30% है, 30 डे के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो, ये जो पेमेंट करनी है ना 24,460 की, अगर आप ये पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हमें आज पता नहीं चलेगा, 30 दिन पता चलेगा। कैश डिस्काउंट माइनस मत करिएगा, कैश डिस्काउंट माइनस इसलिए मत करिएगा क्योंकि 30 दिन में पेमेंट करेगा तभी तो डिस्काउंट मिलेगा, और 30 दिन में पेमेंट नहीं करी तो डिस्काउंट किस बात का। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन टर्म है कि भाई पेमेंट हुई नहीं हुई, या तो बता दो, अगर आपने बता दिया क्लियरली हाँ 30 दिन के अंदर पेमेंट हो चुकी है तो फिर माइनस कर देना, और अगर आपको नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बस ये बता रखा है कि कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर 30 दिन में पेमेंट कर दोगे तो ठीक है भाई, मिल कर दी तो मिल जाएगा, नहीं करी तो मिल जाएगा, बताओगे तो तभी तो कर पाएंगे। एजम्पशन नहीं लेनी यहाँ पर कोई भी, इग्नोर कर देना है इसको। ठीक है। और कहता है डिलीवरी की जो सारी कॉस्ट है वो सप्लायर की कॉस्ट है, मतलब डिलीवरी करना, आपके घर तक, आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाएगा मटेरियल, वो सप्लायर अपनी जेब से देगा। ठीक है, हो गया। अब पढ़ते हैं हमारा बी पॉइंट। कह रहा 3,000 केजी का मटेरियल है और 1 केजी 20 रुपए का है। कह रहा कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, नॉर्मल लॉस होता है 6% का ऑफ द क्वांटिटी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कराया और फ्रेट कराया, 2 रुपए पर केजी का कैरेज लग रहा है, वो भी हमने दिया है। देखिए हमने 3,000 केजी मंगाया, नॉर्मल लॉस हो गया 6% का। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या होता है? देखो नॉर्मल लॉस होता है वो लॉस जो आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी ये लॉस होना ही है। मैं बर्फ लेके आता हूँ 3,000 केजी, मेरे तक पहुंचने में कुछ बर्फ तो पिघल जाएगी ना, ऐसा तो नहीं है कि जो बर्फ 3,000 केजी बर्फ है तो 3,000 पहुंचेगी। मैंने मान लो एक ट्रक वाले को बुलाया, मैंने कहा भाई 3,000 केजी बर्फ है, जाओ मेरे पास पहुंचा दो, 2-3 घंटे का सफर है, मेरे पास पहुंचने पर आ जाएगी, वो मेरे फैक्ट्री पर आ जाएगी 2-3 घंटे में। तो 2-3 घंटे में बिल्कुल बर्फ नहीं पिघलेगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों, बर्फ पिघलेगी। क्या वो आपके हाथ में रोकना उसको? नहीं, ना मेरे हाथ में, ना आपके, ना ट्रक वाले के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है वो चीज। दैट्स कॉल्ड नॉर्मल लॉस। और दोस्तों नॉर्मल लॉस का बर्डन हमेशा कस्टमर पर पड़ता है, हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास भले ही बताओ 3,000 केजी है, यहां देखना मटेरियल कितना है सर, मटेरियल भी 3,000 केजी है, इसमें नॉर्मल लॉस कितना है दोस्तों, एट द रेट 6%। तो अगर मैं बताओ 3,000 केजी है और 6% का नॉर्मल लॉस है, तो मेरे पास 2,820 केजी पड़ेगा। मेरे पास मटेरियल कितना आएगा, मेरे पास जो बर्फ है वो कितनी पहुंचेगी, 2,820 किलो बर्फ पहुंचेगी, और मैंने भेजी कितनी थी, 3,000 केजी, पर कुछ बीच में लॉस हो गया। वो लॉस मेरे हाथ में भी नहीं है रोकना और आपके हाथ में, इसको नॉर्मल लॉस कहते हैं। बट अगर वो ट्रक वाला इस बर्फ के कंटेनर को जो ले जा रहा है ट्रक में भर के डाल गया और ट्रक पलट गया, तो वो किसकी गलती है, ट्रक वाले की गलती है, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। इसका बर्डन कस्टमर पे नहीं डालते, हमेशा ध्यान देना, नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे पड़ता है, इसलिए इसको टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करा जाता है। भले ही हमारी 2,820 केजी पड़ा है, हमारे पास भले ही 2,820 केजी पहुंचा, पर हमने सप्लायर को 3,000 केजी के हिसाब से पैसा दिया, तो हम भी कस्टमर से 3,000 केजी के हिसाब से पैसा मांगेंगे। समझ में आया? नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे डाला जाता है दोस्तों। नॉर्मल लॉस का बर्डन क्या होता है, कस्टमर पे डाला जाता है। इसका मतलब नॉर्मल जो लॉस हुआ उसका पैसा भी कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि कस्टमर को सर्विसेज देने में, कस्टमर को प्रोडक्ट लेने में इतना नॉर्मल लॉस तो हुआ, तो ये भी कस्टमर बियर करेगा। बट एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे नहीं डालता, वो हमारा लॉस होता है, इसलिए हम अपनी कॉस्टिंग पीएनएल में उसको डालते हैं, कस्टमर कॉस्ट में ऐड नहीं करते। अगर हमें कॉस्ट का बर्डन कस्टमर पे डालना हो तो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड कर दो, और अगर मैं कॉस्ट का बर्डन कस्टमर पे नहीं डालना तो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड मत करो, फिर अपने आप का लॉस मानो, दैट्स कॉल्ड कॉस्टिंग पीएनएल में डालो, वो आपका लॉस हो जाएगा कंपनी का। तो नॉर्मल लॉस का बर्डन हमेशा कस्टमर पर डलता है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट लाने तक, उनको प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कुछ लॉस हुआ है, तो वो लॉस भी कस्टमर पे डालेंगे, हम प्राइस बढ़ा देंगे। अभी हमें कितने का मिला सर, 20 रुपए का मिला, तो हम कहेंगे भाई 21 रुपए हमारी कॉस्ट आई है, प्राइस बढ़ा देंगे उसके हिसाब से, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। तो हमें जो सप्लायर को पैसे दिए, बेसिक परचेज प्राइस कितना होगा, ध्यान देना, भले ही हमने यहां से 6% माइनस करा, पर बेसिक परचेज प्राइस हमेशा 3,000 पे निकलेगा दोस्तों। 3,000 इंटू 20 रुपए,
हमने सप्लायर को 3000 इंटू 20 के हिसाब से दिया पैसा, हमने सप्लायर को 60,000 रुपए दिए दोस्तों। कितने दिए हैं? 60,000 रुपए दिए। क्यों दिए थे 60,000 रुपए? सप्लायर थोड़ा ना कहेगा कि भैया भाई हमारी गलती है, ले जाओ अपना ऐसा ट्रक ढूंढो जहां फ्रीज वाला ट्रक हो, ठीक है। उन्होंने कहा भाई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्फ पिघलती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कस्टमर से इसका बर्डन कस्टमर से ले लेंगे। हमने 3020 के हिसाब से दिया है, हमारे पास 2820 बचा है, तो हम कितना बेच पाएंगे? 2820 ही बेच पाएंगे, पर हम सब प्राइस बढ़ाकर बेच देंगे, कस्टमर पर पड़ता है इसका बर्डन। तो हम 3000 के हिसाब से हम कहेंगे हमारा बर्फ खरीदने में जो कॉस्ट आई वो 60,000 आई, भले हमारे पास 2820 ही पहुंचा, पर हमारे पे बर्फ खरीदने की कॉस्ट कितनी है? 60,000। मैं सप्लायर से 3000 केजी बर्फ खरीदूंगा तो मैं उसको 20 के हिसाब से तो पैसा दूंगा, दैट्स कॉल्ड 60,000। अब यहां पर ऐड कर देंगे इंश्योरेंस और ऐड कर देंगे फ्रेट। दोस्तों फ्रेट कह रहा था @2 रुपए पर केजी है, तो मुझे बताओ ट्रक वाले ने कितना माल चढ़ाया? 2820 केजी माल चढ़ाया था सप्लायर के पास से, या 3000 केजी? जब मैंने 3000 केजी बर्फ खरीदी तो ट्रक में तो 3000 रखा होगा, तो ट्रक वाला भी 3000 के हिसाब से पैसा लेगा, वो नहीं लेगा 2820। वो पोस्ट कितना रहा है वो अलग चीज है। तो हमने कहा ट्रक वाले ने हमसे कितना पैसा लिया, जो पैसा हमारी जेब से गया वही हमारी कॉस्ट होगी, उसका बर्डन कस्टमर से ले लेंगे, मतलब उसका पैसा कस्टमर से मांगेंगे। तो मैंने कहा इंश्योरेंस 6000 रुपए का इंश्योरेंस अगर आया और 3000 के हिसाब से 3000 केजी का बर्फ है और 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 रुपए का फ्रेट। तो जो टोटल कॉस्ट हमारे पे आई वो कितनी आई दोस्त? 60,000 प्लस 12,000 72,000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई? 72,000 रुपए आई। टोटल कॉस्ट कितनी आई दोस्त? 72,000 रुपए आ गई। समझ में आ गया? तो 60,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 तो 72,000 रुपए की कॉस्ट आई टोटल। और हमारे पास बर्फ कितनी है? 2820 केजी। तो अब मैं निकालूंगा पर यूनिट। देखो मेरे पे मेरी टोटल खर्चा कितना हुआ बर्फ खरीदने में? 72,000 रुपए। और मेरे पास बर्फ एक्चुअल में कितनी आई? 2820। डिवाइड कर दो 2820 से, 72,000 डिवाइडेड बाय 2820। तो अब मैं मेरी जो एक बर्फ की कॉस्ट पड़ी 1 किलो बर्फ की वो 25 रुपए पड़ी। वैसे मिल कितनी रही थी? 20 रुपए की, पर कितनी की पड़ी? 25 की, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस भी लगा, फ्रेट भी लगा, सब जोड़ दिया मैंने। तो अब मैं कस्टमर से अप्रोक्सीमेटली 25.53 रुपए चार्ज करूंगा। ये तो कॉस्ट है, इसमें पूरा प्रॉफिट जोड़ूंगा फिर कस्टमर से चार्ज, मतलब 30 पैसे लगा के कस्टमर से ले लूंगा पैसा मैं। आया समझ में? क्लियर है? इस तरीके से। और एबनॉर्मल लॉस कभी कहीं दिखता है तो उसको इग्नोर कर देना, उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करते, वो हमारा कॉस्टिंग पीएल में ऐड होता है, वो हमारा लॉस होता है, कस्टमर पे बर्डन नहीं डालते। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि 1000 केजी हमने रॉ मटेरियल खरीदा और वो 45 रुपए यूएस डॉलर है, मतलब हमने कहीं बाहर से इंपोर्ट कराया। तो जब हमने बाहर से इंपोर्ट कराया, क्या लिखा हुआ है? इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस से इंपोर्ट कराया। और इंपोर्ट जब हम कराते हैं तो हमारी क्या लगती है? टैक्स लगता है, जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, जिनको हम प्यार से इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। तो 24% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा इनवॉइस वैल्यू पर। तो मैंने कहा अगर मेरा 1000 रुपए का मटेरियल है और 1 केजी मटेरियल $45 का है, तो कितना हो गया? 45,000 केजी, $45,000 हो जाएगा। भाई 1000 केजी में मटेरियल मंगा रहा हूं और 1 केजी मटेरियल $45 का है, तो $45,000 लग गए। अब इसमें 24% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो 45,000 का 24% कितना आ गया? 10,800। तो मेरा 10,800 का इंपोर्ट ड्यूटी लगी, मतलब $45,000 का तो मटेरियल आया, $45,000 का मटेरियल आया, उस पर $10,800 का टैक्स लग गया। दोनों को जोड़ देंगे 55,800 आ गया। कितना आ गया? $55,800। तो मुझे बताओ इंडियन रुपीज में कितना होगा? तो आपको 2 रोड दे रखे हैं और एक लिखा है इंश्योरेंस और फ्रेट है, जो सप्लायर कॉस्ट है, मतलब इंश्योरेंस और फ्रेट जो भी खर्चा होगा वो सप्लायर भरेगा, हम नहीं भरेंगे, तो हमारे अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। जो सप्लायर जो इंश्योरेंस और फ्रेट हम भरेंगे वही हमारी कॉस्ट में ऐड होगी। सप्लायर दे रहा, इग्नोर इट। अब 2 एक्सचेंज रेट दे रखे हैं दोस्तों। एक वो एक्सचेंज रेट दे रखा है कि जिस दिन आपने सामान खरीदा था, जिस दिन आपने परचेज किया था, जिस दिन आपने परचेज किया था रॉ मटेरियल बाहर यूएस से, उस दिन $1 60 रुपए का था, और जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन $1 63 रुपए का है। तो कौन सा लेना चाहिए? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मटेरियल वाला है वो आपको बताता है कि जिस दिन आपने मटेरियल खरीदा था, जिस दिन आपने मटेरियल खरीदा था, परचेज करा था, उस दिन क्या एक्सचेंज रेट था? $1 उस दिन कितने का था? 60 रुपए। तो वो वाला रेट लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। तो दोस्तों कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हम कौन सा रेट लेंगे? जिस दिन पेमेंट करी उस दिन वाला या परचेज वाला? सर परचेज वाला लिया जाएगा। पेमेंट आप 10 महीने बाद करो, 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, वो आपके रिलेशन के हिसाब से है। पर जिस दिन आप पेमेंट करोगे, जिस दिन आपने परचेज करा, उस दिन देख लेना क्या एक्सचेंज रेट था। जब भी पेमेंट करोगे उसी एक्सचेंज रेट से पेमेंट करनी होगी। तो परचेज रेट, परचेज डेट के दिन क्या एक्सचेंज रेट था? $1 60 रुपए था पर डॉलर।
तो बस 60 रुपए के हिसाब से करेंगे। मैंने कहा $55,800 है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा तो अमाउंट निकल जाएगा रुपीज के अंदर, और यही मैंने करा है दोस्तों। मटेरियल सी में 1000 केजी का था, 1000 केजी है तो बेसिक प्राइस क्या है, 1000 इंटू 45 तो $45,000 आ गया। इंपोर्ट ड्यूटी लगाई 24% की 10,800, तो टोटल मेरा कितना डॉलर बन गया, 55,800। और $1 कितने का मानूंगा, 60 का, क्योंकि परचेज दिन वाला दिन 60 एक्सचेंज रेट था, तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज में आ गया आपका आंसर। क्लियर है, सिंपल सा। डी पॉइंट देखेंगे, डी हमारा कह रहा है 4000 केजी है 30 रुपए के हिसाब से, 4000 केजी है 30 रुपए के हिसाब से। कहता है कोई भी वैट नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, नॉर्मल लॉस है, ठीक है, नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर डलता है। अब नॉर्मल लॉस है 2% का, वो भी रीइंबर्स कर लिया गया ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500। इसका मतलब समझो कि भाई ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर में क्या करा भाई, जो ट्रक वाला था भैया उसको हमने बोला 4000 केजी माल है इसको ले जाइए, उसने कुछ माल गिरा दिया। अब ये हो गया एबनॉर्मल। भाई देखो अपने आप कुछ लॉस हो जाए वो अलग चीज है बर्फ का, पर कुछ बर्फ गिरा देता है तो गलत चीज है ना, ये एबनॉर्मल, तो इसका बर्डन कस्टमर पे नहीं डालते। तो हम क्या करते हैं, हम कितना बर्डन डालेंगे भाई, 4000 केजी हमारे पास आया और 30 रुपए के हिसाब से। हम नहीं कहेंगे हमारा नॉर्मल लॉस भी है उसको हटा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं जोड़ सकते। नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे नहीं डलता। अगर किसी का बर्डन कस्टमर पे डालना है तो उसको कॉस्ट में ऐड कर दो, और नहीं डालना तो कॉस्ट से इंक्लूड हटा दो उसको। तो हमने कितने का मटेरियल खरीदा, 4000 का, और कितने की कॉस्ट है 30 रुपए, तो हम 4000 इंटू 30 1,20,000 कस्टमर से चार्ज कर लेंगे, भले ही हमारा 2 रुपए का लॉस हो गया, 2% का लॉस हुआ। वो हमने ट्रांसपोर्टेटर की गलती थी, उससे 1500 रुपए रिम्बर्स कर लिया, मतलब उससे 1500 रुपए मांग लिया। हमने कहा भाई देखो 4000 केजी इंटू 20 के हिसाब से देखेंगे, और 4000 केजी इंटू 30 के हिसाब से देंगे, और उस पर 2% निकालेंगे तो 2400 का एबनॉर्मल लॉस होता है, 2400 का। हमने 1500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन मान लिया, ट्रांसपोर्टर में हमने 1500 मांगा, भाई तेरी वजह से हुआ है, उसने 1500 दिया, 2400 का लॉस हुआ था, 1500 दिया उसने, तो कितने का हमारा नेट लॉस हो गया, 900 का। समझ में आया है भाई। देखो मटेरियल डी की अगर मैं बात करूं, 4000 केजी, 4000 केजी का मटेरियल है, इसमें नॉर्मल लॉस हुआ एट द रेट कितना परसेंट, 3%, तो मेरे पास कितना आएगा, 4000 माइनस 120, मेरे पे भले ही 3880 आएगा केजी, पर मैं कस्टमर से पूरा 4000 इंटू 20 के हिसाब से 30 के हिसाब से पैसा लूंगा, पूरा कस्टमर से 1,20,000 चार्ज करूंगा। भाई मैंने तो सप्लायर को 1,20 दिया है ना। हाँ, अब ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरा तो एबनॉर्मल लॉस भी हुआ उसको मैं ऐड कर दूंगा, नहीं नहीं नहीं, एबनॉर्मल लॉस कस्टमर की गलती है, आपकी गलती है, आपने ट्रक वाला ढंग से क्यों नहीं ढूंढा, उससे मांगो पैसे, कस्टमर से क्यों मांग रहे हो। तो एबनॉर्मल लॉस 2% का हुआ है, तो 1,20,000 का अगर 2% निकालता हूं तो 2400 का एबनॉर्मल लॉस है। ट्रांसपोर्टेशन से हमने कितना मांगा, 1500 मांग लिया, उसको बोल बोल के 1500 से ले लिए, रिम्बर्स करवा लिया, अभी 900 का हमारा लॉस है। तो ये सारा, तो यहां पर एक नोट देंगे, एबनॉर्मल लॉस यहां लिखना, मैं बोल रहा हूं द बर्डन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू दी कस्टमर, द बर्डन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू कस्टमर, बेसिकली इट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल, बेसिकली इट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। ये कहां जाता है, एबनॉर्मल लॉस कहां ट्रांसफर होगा, अपने कॉस्टिंग पीएनएल में, कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करके हमारा लॉस माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन बचा वो क्वेश्चन नंबर 33 बचा है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में एक बार ट्राई करना है, नहीं होता तो फिर मैं करा दूंगा, आने वाले क्लासेस के अंदर इसको कवर करा देंगे। अगली क्लास में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट चालू कराऊंगा, ठीक है, और नया कॉन्सेप्ट जो खत्म हो जाएगा तो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई मुझे बताता है कि नहीं हो पाया तो फिर मैं आपको करा दूंगा, अदरवाइज अगर नहीं बताएगा तो मैं समझूंगा कि हो गया है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।